no, you can start on your scheduled time, so you need not to wait for others to Oh, join. We can start on time. yes, yes. Okay, sir. Okay, thank you. Yes. So, hello guys. Mm, so let's start with some question answers. Uh, क्या आप लोग बता सकते हो मुझे कि कल हमने क्या क्या देखा था, मतलब व्हाट डिड वी लर्न yesterday? You can even unmute yourself and talk. We can have a interactive session. आज जितना इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. Means you will get to know lot of things if we have a proper interaction. So what did we learn yesterday? Yes, what is robot? Yes, exactly. Yes, types of robot देखा था हमने. Introduction, yes. Then हमने रोबोट की डेफिनेशन देखी थी, राइट? We learned the definition. Yes, history, of course, exactly. History means evolution of robotics as a field. वो देखा हमने. Yes, right. Types and evolution were the main topics. Then what was the keywords in the definition of robots? The definition which is widely accepted in the industry. हमने कुछ कीवर्ड पे फोकस किया था वहां पे. Do you remember? Multifunctional, yes, exactly. और क्या था डेफिनेशन में? एक वर्ड था रिप्रोग्रामेबल. रिप्रोग्रामेबल यानी क्या? हम उसका यस मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन. यस, दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक. मतलब वो ऐसा होगा तभी हम उसको रोबोट बोलेंगे. अगर वो बायोलॉजिकली बॉर्न है तो उसको हम रोबोट नहीं बोल सकते. करेक्ट, दिस इज करेक्ट. एक और था रिप्रोग्रामेबल. रिप्रोग्रामेबल में क्या होता है? वी डोंट हैव टू डू फिजिकल अल्टरेशन इन आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम. हमें सिर्फ प्रोग्राम चेंज करना है और हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट उससे बना सकते हैं. दैट इज रिप्रोग्रामेबल. देन मल्टीफंक्शनल मीन्स वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी यानी क्या? मल्टीफंक्शनल यानी क्या? We can do a physical alteration in the system and then we can change our application. Like अभी मेरा welding वाला robot है. So what I will do, I will change the end effector, that is welding torch, and I will put there a gripper, any kind of gripper, 2-finger gripper, vacuum gripper or magnetic gripper, and I can do a pick and place. So उसमें मैंने क्या किया? मैंने alteration किया, physical alteration किया. So that is flexibility. Then there were some another keyword. उसमें मिनिमम 3 एक्सिस चाहिए, 3 या उससे ज़्यादा एक्सिस चाहिए. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर सिर्फ 2 ही एक्सिस होते हैं तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सिर्फ एक प्लेन में. और प्रोडक्ट जो रहता है, हमारा प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट रहता है, दैट इज 3D प्रोडक्ट, राइट? सो टू एक्सेस दैट 3D प्रोडक्ट वी शुड एटलीस्ट हैव 3 पॉइंट्स, मीन्स 3 एक्सिस. सो जितने ज़्यादा एक्सेस रहेंगे उतनी ज़्यादा डेक्स्ट्रिसिटी मिलेगी हमें. डेक्स्ट्रिसिटी इन द सेंस वो हम सिलेक्शन में देखेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेंगी अलग अलग पॉइंट्स पे रीच करने के लिए रोबोट को. सो इट शुड हैव 3 और ज़्यादा, उससे ज़्यादा एक्सेस रहने चाहिए उसमें. सो लेट्स सी, रिकैप करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग से जाते हैं, फिर आपको भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, राइट? यस, आज हम ये चीज़ें देखेंगे. वेयर टू यूज रोबोट, रोबोट यूज क्यों करना है, और बचे हुए हमारे टाइप्स. कैरेक्टरिस्टिक देखे थे हमने जो इसेंशियल रहते हैं रोबोट टू कॉल रोबोट एज अ रोबोट. देन दिस इज आवर मेन डेफिनेशन. रिप्रोग्रामेबल, मल्टीपर्पज, 3 और उससे ज़्यादा एक्सिस, और वो एक जगह पे फिक्स होना चाहिए, या फिर रोबोट कैन बी मूवेबल. देन we go on through evolution. 1922, Carol Capek gave the word robota, that is a robot word. Then George Devil invented the Unimate robot. This is the Shaki robot. Then Puma robot, that was
शिप टू जनरल मोटर्स बाय एनिमेशन। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा असीमो द ह्यूमन लुकिंग रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, वी कैन आल्सो कॉल इट एज एंड्रॉइड। It was developed by Honda in 2000. Then this is our Da Vinci robot surgical system. Even this system is widely used in India also, even in Pune also. Then we have gone through the robot called as Sophia. Yes, then we started with the types of robot based on ड्राइव सिस्टम। फिर हमने कुछ उनके वीडियो भी देखे कि रिस्पेक्टिव ड्राइव सिस्टम वाले रोबोट्स कैसे रहते हैं, हाउ दे परफॉर्म द एप्लीकेशन। नाउ कंटिन्यूइंग विथ आवर टॉपिक, टाइप्स में देखते हैं हम कि डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ कंट्रोल how many types of robots are there. So first one is non-servo control system. So what's there in this system? It's purely mechanical system, जहाँ पे हम सिर्फ लिमिट स्विच यूज करते हैं या फिर मैकेनिकल स्टॉप्स होते हैं, और उस टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये रोबोट ऑलरेडी प्री प्रोग्राम रहते हैं। और दिस सिस्टम प्रोवाइड्स एक्यूरेट कंट्रोल for simple motion at low cost. I will just, yes. So what's there in non-servo control system? In this system, we don't use electronic system like servo motors, etc. We just have our mechanical structures. Then we use there to stop, we have its motion, mechanical linkages का motion रहता है, और to stop that motion of linkages, we have mechanical stops and limit switches. सो क्या होता है, जैसे ही लिंकेजेस एक्चुएटर एक्चुएट होने के बाद लिंकेजेस का मोशन होता है, कुछ एंगल में हो या फिर लीनियर मोशन होता है, तो वो मोशन जितना एंड पॉइंट हमारा अचीव होने के बाद दैट लिंक स्ट्राइक्स टू एंड पॉइंट, वहाँ पे लिमिट स्विच लगे हुए रहते हैं। फिर दैट लिमिट स्विच प्रोवाइड्स अ फीडबैक इन द सेंस दे प्रोवाइड एन इनपुट टू कंट्रोलर, जिस सो कंट्रोलर को पता चल जाता है कि यस ये एंड पॉइंट आ चुका है। सो उसके बाद अलग मोशन स्टार्ट होता है, दूसरे लिंकेज का मोशन स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग इन दिस नॉन सर्वो कंट्रोल सिस्टम में। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज लिमिटेड सीक्वेंस सिस्टम, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं रहती। एक फंक्शन होने के बाद, एक लिंक का मोशन होने के बाद दूसरे लिंक का मोशन होता है। इसको हम फिक्स स्टॉप सिस्टम भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिमिट स्विच या फिर मैकेनिकल स्टॉप्स होते हैं। इन दिस सिस्टम प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स देने होते हैं, एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इस सिस्टम में हम जो पाथ रहने वाला है फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, वो पाथ हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उसको लीनियरली मूव करना है या फिर सर्कुलर पाथ लेना है या फिर कर्वेचर पाथ लेना है। सो वी जस्ट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू गिव इनपुट ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, then controller will perform its application. This system is widely used in applications such as pick and place, then spot welding. Because उसका पीछे रीजन क्या है, बिकॉज पिक एंड प्लेस में 2-3 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं रहते, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कहाँ से बॉक्स या फिर ऑब्जेक्ट पिक करना है, एंड एंड पॉइंट पता होता है कि कहाँ पे हमें उसको प्लेस करना है। सिमिलरली विथ स्पॉट वेल्डिंग एप्लीकेशन, वहाँ पे सिर्फ हमें पॉइंट्स देने पड़ते हैं कि यस दिस पॉइंट पे आने के बाद हमें हमारा गन एक्चुएट होने वाली है और वहाँ पे स्पॉट वेल्ड होने वाला है। सो दिस सिस्टम इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन और दिस इज लेस कॉस्टली सिस्टम, और इसके वजह से इसको यूज़ किया जाता है इन सिंपल एप्लीकेशंस जहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कॉस्ट इश्यू रहता है, वहाँ पे हम दिस सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें फंक्शन कैसे होता है, हमारा कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर विल प्रोवाइड सिग्नल टू वॉल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स लाइक सोलेनॉइड वॉल्स हो गए। सो दिस वॉल्स विल एक्चुएट द एक्चुएटर्स, फिर एक्चुएटर का मोशन होगा, देन एक्चुएटर विल स्ट्राइक टू लिमिट स्विचेस, देन लिमिट स्विच विल provide input to controller that yes actuator has come to our end point, and this will sequence the another motion of our
actuators. So this is how this non-servo system is non-servo control system works. This system is also called as non-feedback system. Non-feedback system. अभी इसमें आपको एक ग्राफ एक करके बताता हूँ मैं. This is our controller. Then similarly there will be a, यहाँ पे सोलेनॉइड वॉल रहेगा हमारा. इसके बाद यहाँ पे एक्चुएटर, फिर यहाँ पे हमारा रहेगा लिमिट स्विच. और यहाँ पे हमारा आर्म का मोशन होने वाला है. मीन्स डायरेक्शन ऑफ कमांड विल बी फ्रॉम कंट्रोलर टू सोलेनॉइड वॉल टू एक्चुएटर, एक्चुएटर टू लिमिट स्विच, और फिर लिमिट स्विच प्रेस होने के बाद उसके बाद यहाँ से इनपुट जाएगा कंट्रोलर को. दिस सिस्टम को इवन दो लिमिट स्विच इज प्रोवाइडिंग इनपुट टू कंट्रोलर, वी कॉल्ड इज एज अ नॉन फीडबैक सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम. ये ऐसा क्यों बोलते हैं हम इसको? कैन एनीवन टेल? Hello? Yes. So even though limit switch is providing input to controller that the actuator has been reached to its end point, उसके बाद भी हम इसको ओपन लूप सिस्टम कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इन दिस सिस्टम वी आर नॉट कंपेयरिंग आवर end position of our arm with the program position of our arm. हम यहाँ पर सिर्फ इनपुट ये प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुएटर हैज रीच टू इट्स लिमिट स्विच पॉइंट. हम ये फीडबैक नहीं जाता है सिस्टम को कि एक्चुअल आर्म का जो मोशन डिसाइडेड था इन आवर प्रोग्रामिंग, इट हैज बीन रीच्ड और नॉट. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल्ड दिस सिस्टम एज अ ओपन लूप सिस्टम. सो दिस इज अ नॉन सर्वो कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल स्टॉप्स एंड लिमिट स्विच पे एप्लीकेशंस किया जाता है. सो दिस इज नॉट much accurate system even though this is widely used because this is less costly system. ये काफ़ी हाई स्पीड पे हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं एंड इसका ऑपरेशन प्रोग्राम एंड मेंटेनेंस भी काफ़ी इजी होता है. दिस इज वाई दिस सिस्टम इज यूज्ड. लेकिन वाइडली यूज सिस्टम इज सर्वो कंट्रोल सिस्टम, दैट इज आवर नेक्स्ट सिस्टम. Yes. So in servo system, we can control the path of our robot. Means if we provide the start point and if we provide the end point, even though we have flexibility to define the path between the start point and end point. Means we can define if robot has to move in a straight line manner or it has to move in a polar manner. Polar yani a small curvature towards the next point, or it has to move taking a semicircular arc or any kind of curvature. So we can control that thing in this kind of system, servo control system. So isme even though in this kind of system we do have a flexibility to control the speed of movement. Means from this point to this point the end effector of our robot shall move with this kind of speed, 3 meter per second or say 1 meter per second. So ऐसी स्पीड भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं. So this system becomes a complex system.
but we do get a better flexibility than non-servo control system. So because of accuracy and this kind of flexibility, this system is widely used in industrial robots. So also this system has inbuilt sensors, so they do track the position of each axis and end effector of our robot. So this system has a proper feedback mechanism. मीन्स दिस सिस्टम, इस सिस्टम में रोबोट को पता होता है कि उसका एंड इफेक्टर की पोजीशन कहाँ पे है अभी. मीन्स वी डू क्लोजली ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ एंड इफेक्टर. इन प्रीवियस वन नॉन सर्वो कंट्रोल सिस्टम में हम एंड इफेक्टर की पोजीशन को नहीं जज कर पा रहे थे, उसके वजह से हम उसको ओपन लूप सिस्टम कहते हैं. लेकिन इन सर्वो कंट्रोल सिस्टम वी डू गेट टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ आवर एंड इफेक्टर इन दिस सर्वो सिस्टम. Also, this system, servo control system, is also classified in two categories, that is point-to-point control robot and continuous path control robot. अभी point-to-point control robot में application कैसा रहता है? Just we provide the points, means I will have while programming I will just have to give commands like I will have to just provide the points like this is our start point, then this might be my approaching point, that is first point, then this will be my application point, first application point, then this is second application point or yet third application point. So in point to point control system, the system controller actually defines the path of the manipulator, means path of the end effector of the system. So this might be a straight line path or it might be a polar path, but we just have to give points in this point-to-point control system. When when we compare this system to continuous path control system, in this system we can even define the path of each end point. Means this will be my start point, then this is approach point, then I will I can tell the system, means while programming I can input this point's motion as a straight line motion, then this will take the straight line motion. Then while approaching towards our third point, we can tell the robot that it has to take the straight line motion. Then we can while approaching this fourth point, we can program there as it shall have a circular arc in this manner, means anti-clockwise direction. So this flexibility we can get in continuous path control robot. So these categories also come in servo control robot. So can you guys tell me, hello, can you guys tell me कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम और कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल सिस्टम के एप्लीकेशन क्या रहेंगे, कौन सी सिस्टम कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इन विच एप्लीकेशंस? यस, सीएनसी में कौन सी सिस्टम? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस. Point to point for pick and place, yes, definitely. Point to point for welding, to be specific, for spot welding we can use the point to point system. What if I tell you I have a application like arc welding, then what will I prefer for arc welding application? Yes, continuous path. Then if I have application as I have to insert the component in a fixed position, then point to point, yes, correct. If I have application like machine loading, that is called as machine tending nowadays, which is done with the help of robot, means putting the object in CNC machine or in VMC machines chuck. So which system can I use there? Yes, most of you have given the right answers. Chalo, let's see.
point-to-point system we use in applications like hello, hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Yes, it was network issue here. Okay. And continuous path control robot we do use in applications such as spray painting, because in spray painting, like let's say for example, if we have to use robot for painting of a four-wheeler's body panel, so वहाँ पे तो सिंपल लाइंस वाले पॉइंट्स नहीं रहेंगे, प्रोग्रामिंग में वहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स रहने वाले, अलग अलग जगह पे 3D प्लेन में रहने वाले. So in that case we use spray painting. In that case we use continuous path control robot. Then finishing is there for finishing purposes. Then gluing is application like हमारी फोर व्हीलर की विंडशील्ड रहती, तो उसमें भी ग्लूइंग किया जाता है, सीलेंट डाला जाता है वो. सो वो जाके पैक होता है फिर बाकी के बॉडी पैनल के साथ. सो इन दैट एप्लीकेशन ऑल्सो वी यूज कंटिन्यूस पाथ रोबोट ओवर देयर. Then of course arc welding operation is there, then cleaning metal articles and some complex assembly processes. So इसके बारे में और जब हम कल एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखेंगे तो उसमें भी ये वाली चीज़ें फिर से हम रिवाइज करने वाले हैं. मीन्स एप्लीकेशन देखेंगे उसमें कौन सा रोबोट यूज़ किया है, वो वहाँ पे क्यों यूज़ किया है, फिर कंट्रोल मेथड कौन सी यूज़ की है, फिर उसके रीजंस वो भी हम कल देखने वाले हैं. सो यस, दीज आर टू एप्लीकेशन, ड्रिलिंग एंड मिलिंग. ड्रिलिंग के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और मिलिंग के लिए हम कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल सिस्टम यूज़ करेंगे. Yes, then this is different types of robot based on programming method. So अभी this portion ये जो portion है types of robot, this is not standardized by any kind of book. अगर आप अलग अलग रेफरेंस बुक देखोगे तो उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ रोबोट दिए होंगे. मीन्स अगर आप प्रोग्रामिंग मेथड भी देखते हो तो कहीं पे ऑनलाइन मेथड, कहीं पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्रामिंग दिया होगा, कहीं पे लीड थ्रू, वॉक थ्रू, टीच पेंडेंट थ्रू ऐसे दिया होगा, कहीं पे मैनुअल एंड पावर्ड प्रोग्रामिंग दिया होगा. सो these are just a different names, means nomenclature is the different, but उसका concept जो रहने वाला है प्रोग्रामिंग का, that is going to be same. अगर हम बात करते हैं मैनुअल प्रोग्रामिंग, सो मैनुअल प्रोग्रामिंग इज व्हाट इट्स लाइक, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रोबोट का प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर में. Different makes of robot has their own kind of softwares, like Fanuc robots are there, so they have a software called as RoboGuide. So अगर पैनासोनिक है तो पैनासोनिक के रोबोट का जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसका नाम है DTPS. सो दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर बेस, जहाँ पे जाके हम हमारा सेल का स्ट्रक्चर, रोबोटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं. सो दैट प्रोग्रामिंग कम्स अंडर द नेम ऑफ टाइप ऑफ मैनुअल प्रोग्रामिंग. So we just take out that soft file in our pen drive and we can attach that to our controller, actual physical controller of robot, and we can perform the same application at our physical system. So that is manual programming. Then what is lead through programming and walk through programming? Let's see by a video. Yes, as I said, there are different scholars which gives the different types of robot based different types of
robot by programming method. So yes, online or playback method. This program is also called as walkthrough method, where in this system, this operator is leading the robot to each and every point of our program, and even he's defining the path of for the same. So robot is gonna play back the same after the cycle has been started. Let's see. Yes. एक बार देख लेते हैं. वॉक थ्रू. सो ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? इज टीचिंग द रोबोट उसको कौन से पॉइंट्स अचीव करने हैं, and after this starting the cycle the robot is gonna perform the same and teach through. In this system robot uses this remote kind of thing. This remote kind of thing is called as teach pendant. By using the teach pendant we can program the robot. So teach pendant is a unit through which we communicate with our robotic system. Actually we communicate with controller of the robot. So here is defining the path of robot. Using the keys on teach pendant, he can do a movement of our robotic arm and save the same motions in the program. Yes. So this is the difference between lead through and walkthrough. In walkthrough programming, operator has to physically move the end effector of manipulator. While in lead through, it is also called as teach through programming. In this kind of programming, we use the teach pendant, and using the teach pendant, we do operate the robot और उसका मोशन करते फिर वो पॉइंट सेव करते in the program. And in manual programming, we do the programming on software base. So depending on this, we can also classify the robot. We will be learning this everything in our practical sessions as well. Actually वहाँ पे in our practical sessions we'll get to know about the teach pendant, उसके keys क्या होते हैं, then how to move robot using the teach pendant. Then 2 sessions will be there on soft programming, means manual programming, जिसको हम offline programming भी कहते हैं. उसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बेस्ड में प्रोग्राम कैसे करना है रोबोट का. So these things are going to be covered in our further sessions. So this is the main types of robot. Means in industry, if we say which type of robot do we use, then we either say we use spherical robot, cylindrical robot, articulated, or Cartesian, SCARA, parallel. So these are the robots which are widely used in industry. The types of robot we have seen, like yes, and this type of robot are based on ARM configuration. Let's see one by one इसको देखते हैं. We will see these types in detail. So because this holds the importance in types of robot. So we have first parallel robots. So here you could see there are two kinds of robot, like series robots and parallel robots. These are the parallel robots and these are the series robot. Can anyone tell कि इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? मीन्स these are the series robot, और इसको हम series robot क्यों कहते हैं, and these are the parallel robot. इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो और इसको हम parallel robot क्यों कहते हैं?
attachment of linkages, yes, exactly. Yes. So देखते हैं वन बाय वन. In parallel robot, in this category of robot, our actuators are situated over here at the top. This robot is always mounted in this, जैसे आपको दिख रहा है ना वैसे ही इसको माउंट किया जाता है. इसकी माउंटिंग यहाँ पे रहती है ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, एंड यहाँ पे उसका एप्लीकेशन रहता है फिक्चरिंग वगैरह. सो एंड इफेक्टर जो रहने वाला है हमारा, सो वो यहाँ पे अटैच रहने वाला है इस प्लेट को. सो इसके एक्चुएटर्स यहाँ पे सिचुएटेड रहने वाले, जो हमारे परमानेंट माउंटिंग पे रहने वाले. मीन दिस इज फिक्स्ड, एक्चुएटर्स आर फिक्स्ड विथ आवर परमानेंट माउंटिंग. और ओनली मूविंग पोर्शन ओवर हियर इज हमारा एंड इफेक्टर एंड ये लिंकेजेस. दिस लिंकेजेस आल्सो कॉल्ड एज अ लेग्स ऑफ पैरेलल रोबोट. उसमें 3 लेग्स to 6 legs robot रहते, 6 legs 7 legs ऐसे legs रहते हैं. And depending on number of legs we get the degrees of freedom over here in our end effector. So इसका मोशन कैसे रहता है, let's see with the help of video, then we will talk more about these parallel robots. So these are our actuator systems, actuator, gears, ट्रांसमिशन, वो सब यहाँ पे रहने वाला है. और ये जो रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू गेट माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ और सीलिंग पे, या फिर हमारा जो भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर रहेगा उसके टॉप पे ये अटैच होगा. देन दीज आर द लेग्स ऑफ आवर रोबोट एंड दिस इज एंड इफेक्टर. So yes, this is mounted over here. Yes. So this robot, parallel robot, are one of the fastest robots used in industry. मीन्स हमने जो 6 टाइप्स देखने वाले हैं अब हम, डिपेंडिंग ऑन आर्म कॉन्फ़िगरेशन, सो उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड पैरेलल रोबोट्स की होती है. आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों? लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, even the parallel robot has record that it has pick and placed, means it has made a record of 300 picks per in a minute. So this robot is so fast. So itna fast, how it is so fast? Even it has a same accuracy, उसकी accuracy भी बहुत ज़्यादा होती है, even though it is moving so fast. Yes, exactly. अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो जो वेट एक्चुएटर्स उठाने वाले हैं, there is one term in the specification of robot that is called as payload. Payload in the sense, payload किसको कहते हैं? The load that actually the robot is going to lift, उसका वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ आवर रोबोट. जो एंड इफेक्टर रहने वाला है वो कितना वेट उठाने वाला है. इन सीरीज रोबोट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इन सीरीज रोबोट, सो यहाँ पे हमारा कुछ पिक एंड प्लेस करना है, तो उस पिक एंड प्लेस वाले ऑब्जेक्ट का वेट, देन वो वेट कहाँ पे आएगा? दिस एक्चुएटर है, यहाँ पे जो एक्चुएटर रहने वाला है उस पे आएगा. देन दिस एक्चुएटर पे कौन सा वेट रहने वाला है? हमारे ऑब्जेक्ट का वेट, दिस ये वाली लिंक का वेट, और ये वाली लिंक का वेट यहाँ पे रहने वाला है. देन ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे जो एक्चुएटर रहेगा उस पे ये पूरा मैकेनिकल स्ट्रक्चर का वेट आने वाला है. सो इन सीरीज रोबोट we always have a heaviest actuators, means heaviest servo motors at the base. और
ये जो लोड है इन सीरीज होने की वजह से वो प्रीवियस सीरीज में प्रीवियस एक्चुएटर नेक्स्ट एक्चुएटर और इसके वेट आना है। लेकिन इन पैरेलल लिंक इन पैरेलल रोबोट्स यहाँ पे एक्चुएटर्स यहाँ पे सिचुएटेड है, उसके जो फिक्स माउंटिंग है वो सो उन एक्चुएटर को सिर्फ पेलोड जो लेग्स और रोबोट का ऑब्जेक्ट उठाना है उसका वेट इतना ही कैरी करना होता है। सो वेट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड और अलग 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 एक्चुएटर अलग अलग लिंकेजेस को मूव करने वाले। सो एक्यूरेसी भी इसलिए अच्छी मिलती है ताकि अगर इन केस ऑफ दिस सीरीज रोबोट अगर दिस एक्चुएटर हैज एक्यूरेसी में यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, सो दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्टेड इन द एक्यूरेसी ऑफ दिस ऑल्सो। यहाँ पे मीन्स एक जगह पे अगर किसी सीरीज लिंक में अगर किसी एक एक्चुएटर का एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो जाता है तो दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट। सपोज लेट्स से यहाँ पर एक्यूरेसी अगर कम है, मतलब दिस इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट फॉर 0.5 mm, सो दिस लिंक दिस हैज सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, राइट। सो इवन दो यहाँ पे 0.5 mm का डिफ्लेक्शन या फिर 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन जो रहेगा वो यहाँ पे जाके बहुत बड़ा होने वाला है, फिर यहाँ पे जाके वो काफी बड़ा होने वाला है। सो इन सीरीज रोबोट to maintain the accuracy we should have perfect actuators over here in the series. In case of parallel robot we get that much of flexibility and उसके वजह से even though we have so fast इसका ऑपरेशन जो रहता है बहुत फास्ट होता है, फिर भी हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है इन केस ऑफ पैरेलल रोबोट। सो दीज आर द पैरेलल रोबोट्स। इसका डिसएडवांटेज क्या है? दिस हैज अ लिमिटेड वर्क स्पेस। अगर आपने वीडियो को क्लोजली देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि दिस हैज लिमिटेड मोशंस, वो उसके लिमिटेड वर्क स्पेस के बाहर नहीं जा सकता है। सो वी हैव दैट डिसएडवांटेज with these parallel robots, and it has a lower payload capacity, means we in the industry it's max to max 40 kg तक ये वेट उठा सकता है। 40 के इवन 40 kg इज इन रेयर केस। ज़्यादातर इंडस्ट्री में ये मैक्स टू मैक्स 20 kg पेलोड के ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो भी बहुत कम जगह पे। मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन FMCGs जहाँ पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का पिक एंड प्लेस करना है। सो इसके एप्लीकेशंस और पेलोड कैपेसिटी भी इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसका यूज। सो दिस इज इट्स डिसएडवांटेजेस। देन और नेक्स्ट रोबोट इज कार्टेशियन रोबोट। लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर आपको कुछ याद आता है? मतलब आपने ये कहीं पे तो देखा होगा। दिस रोबोट कार्टेशियन रोबोट जो है, इन आपने अगर कहाँ पे विजिट किया होगा इंडस्ट्रियल विजिट, तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा। इवन दो आपके कॉलेज में भी होगा आई गेस इसका सेम लुकिंग स्ट्रक्चर। कैन एनीबॉडी टेल कि आपने कहाँ पे देखा इसका यूज कार्टेशियन रोबोट का? यस CNC 3D प्रिंटर। यस एग्जैक्टली 3D प्रिंटर इज देयर। CNC में भी यूज होता है। ओवरहेड गैंट्रीज जो रहती है, सो वो भी कार्टेशियन स्ट्रक्चर ही होता है। आई विल नॉट कॉल्ड इज इट एज अ रोबोट। आप बताओ कि ओवरहेड गैंट्री को मैं रोबोट क्यों नहीं कह सकता? हमने रोबोट की डेफिनेशन में देखा था। थ्री जो गैंट्री रहती है हमारी, राइट, इट हैज सेम स्ट्रक्चर। उसके तीनों लिंक प्रिज्मेटिक जॉइंट रहते हैं, मतलब लीनियर जॉइंट्स रहते हैं। तीनों एक्स और जेड पोजिशन में मूव होने वाले हैं, लेकिन वी कांट कॉल इट एज ए रोबोट। व्हाई? चलो लेट्स सी। बिकॉज हमने रोबोट के डेफिनेशन में देखा था कि रोबोट इज अ मशीन विच हैज इट्स ओन कंट्रोलर, कंप्यूटेशनल यूनिट होना चाहिए उसको खुद का। अगर हम उसको पाथ देते हैं तो ही कैन बी इंटेलिजेंट इनफ कि वो उसका पाथ भी डिफाइन कर सके, या फिर वो सेव करके वो एनवायरनमेंट सेंस करके कुछ डिसीजंस खुद ले सके। ओवरहेड गैंट्री में वैसा नहीं रहता है, सिर्फ हम रिमोट से उसको ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे हमें प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है। इन कार्टेशियन रोबोट वी डू हैव कंप्यूटेशनल यूनिट, इसका खुद का कंट्रोलर रहता है अलग से, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, फिर उसमें अगर एनवायरनमेंट में सेंसर्स यूज करके उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ रोबोट।
वो कंट्रोलर अटैच करने के बाद, देन वी कॉल्ड इट एज अ कार्टेशियन रोबोट। ओके, अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, इट्स रियली अ सिंपल मैकेनिज्म। इसमें सिर्फ 3 लीनियर जॉइंट्स है। दिस हैज दिस, यहाँ पे ये ऐसा मोशन होने वाला है, ये ऐसा मीन्स इसका जो वर्किंग स्पेस रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ सिलेंड्रिकल। इसका एप्लीकेशन ऐसा है, दिस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस। राइट, सो अभी आपने देखा कि ये तीनों मोशंस जो है वो लीनियर मोशंस है इन कार्टेशियन रोबोट। मीन्स क्या, इसका जो वर्किंग स्पेस रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, ये क्यूबॉइडल बोल सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल, सॉरी क्यूबिकल या फिर क्यूबिकल काइंड ऑफ इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है। राइट एंगल ज्योमेट्री रहने वाले, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू मूव इन राइट एंगल। इसमें सिर्फ प्रिज्मेटिक जॉइंट्स यूज करते हैं हम, और इसके आर्म मोशन जो रहता है, अभी इसमें एक डिसएडवांटेज रहता है, इसका जो मोशन रहने वाला है एक किसी भी एक ही डायरेक्शन में रहने वाला है। मीन्स इसके फ्रंट एरिया में ही रहने वाला है, ये इधर नहीं जा सकता पीछे, राइट। अलग जब हम देखेंगे दूसरे टाइप्स ऑफ रोबोट तो उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन ये जो प्रिज्मेटिक जॉइंट रहता है, मीन्स ये लीनियर जॉइंट्स जो रहते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे जॉइंट्स है, मीन्स जहाँ पे मोशन हो रहा है वहाँ पे हमें ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग करना पड़ता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, राइट। सो दिस ये जो लीनियर जॉइंट्स रहते हैं, इनका मेंटेनेंस या फिर कवरिंग, ये चीज़ें भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है एज कंपेयर टू रोटेटिंग जॉइंट्स, मीन्स रोटरी जॉइंट्स। सो इसका कवरिंग वगैरह ये जो चीज़ें रहती है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दिस इज द जस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस रोबोट। इसका एडवांटेज क्या है कार्टेशियन रोबोट का, इसकी पेलोड कैपेसिटी जो रहती है, मीन्स कैपेसिटी टू लिफ्ट अ लोड, इट्स क्रेजी। ये टन्स में वेट उठा सकता है। इवन वी डू गेट द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं मेरे इंडस्ट्री में इसको यूज़ कर रहा हूँ कार्टेशियन रोबोट को, अगर मैं लेट्स से कि मेरा मैं अगर पिक एंड प्लेस कर रहा हूँ कि 1 टन के ऑब्जेक्ट का मैं पिक एंड प्लेस कर रहा हूँ, राइट। लेट्स से कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहा हूँ इसको, और मेरा बैरल है जिसमें केमिकल्स भरे हुए हैं, सो दैट इज वेइंग 1 टन। और अगर नेक्स्ट कुछ साल बाद अगर मुझे उसका वेट चेंज हो जाता है, तो आई डोंट हैव टू चेंज माई रोबोट, आई जस्ट हैव टू चेंज 2 और 3 इट्स लिंकेजेस। उसमें मैं इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ। इवन दो वी गेट द फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस रोबोट कि अगर एक्यूरेसी मेरी आज कम है कि इसकी एक्यूरेसी इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन और उसको मुझे माइक्रोन में चाहिए, तो आई विल जस्ट चेंज द मोटर्स और अटैच टू दिस सिस्टम, और मैं एक्यूरेसी भी चेंज कर सकता हूँ। सो दिस कार्टेशियन रोबोट्स, these are not widely known to layman's, मीन्स इंडस्ट्री के बाहर बहुत कम लोगों को कार्टेशियन रोबोट के बारे में पता होता है, लेकिन दिस काइंड ऑफ रोबोट प्रोवाइड्स सो मच फ्लेक्सिबिलिटी in changing the payload capacity, even in changing its accuracy, precision kind of thing. So because of this, ये रोबोट काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली इन एप्लीकेशन सच एज पिक एंड प्लेस, बिकॉज ये पेलोड कैपेसिटी बहुत हाई है इसकी। सो यस, पिक एंड प्लेस में यूज़ करते हैं हम इसको। सीलेंट डिस्पेंसिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। देन हैंडलिंग मशीन टूल्स, यस। एडवांटेज क्या है इसका, एबिलिटी टू डू स्ट्रेट लाइन इंस्ट्रक्शन फर्नांस में। इवन कार्टेशियन रोबोट्स आर यूज्ड इन लोडिंग अनलोडिंग ऑफ सीएनसी एंड वीएमसी मशीन्स, जहाँ पे पार्ट का ऑब्जेक्ट का पेलोड, ऑब्जेक्ट का वेट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। यस, रिजिड स्ट्रक्चर रहता है। देन डिसएडवांटेज क्या है इसका, रिक्वायर्ड लार्ज ऑपरेटिंग वॉल्यूम। ऑफ कोर्स जितना बड़ा हमारा वर्क स्पेस रहने वाला है, जितनी ज़्यादा हमें मूवमेंट करना रहता है, उतना ही बड़ा इसका स्ट्रक्चर भी होता है। इसका जो वर्क स्पेस रहने वाला है वो यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है। सो ये पूरा वर्क स्पेस में इसके लिंकेजेस रहने वाले हैं।
इन डिफरेंट रोबोट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट ये चीज़ नहीं रहती, वहाँ पे मैं ये बताऊंगा आपको। देन यस, जैसे मैंने बताया कि इसके एक्सेस जो रहते हैं वो हार्ड टू सील रहता है, इसका मेंटेनेंस भी वो ऑन रेगुलर बेसिस करना पड़ता है। यस, स्कारा रोबोट, स्कारा रोबोट के बारे में किसी को पता है? हैव यू सीन स्कारा रोबोट्स? चलो लेट्स सी, वी आर अ बीट पीछे है हम थोड़ा सा, लेकिन दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में, रोबोटिक्स की इंडस्ट्री में, तो आपको ये वाली चीज, ये रोबोट्स दिखने ही वाले हैं, तब आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि यस दिस इज कार्टेशियन रोबोट, इसके कितने एक्सिस रहने वाले हैं। अभी अगर आप देख रहे हो दिस इज स्कारा रोबोट, राइट? इसका जस्ट वीडियो गो थ्रू करते हैं कि ये मूवमेंट कैसे होते हैं इस एक्सिस के। सो यस, दिस इज वन एक्सिस, ये जो जॉइंट है दिस इज रिवॉल्व जॉइंट, देन दिस इज अनदर एक्सिस, ये जो है दिस इज आल्सो अ रिवॉल्व जॉइंट, और दिस एक्सिस इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट, ये लीनियर मोशन कर रहा है। दिस टू आर रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस, और ये लीनियर मोशन कर रहा है। उसका फर्स्ट जॉइंट वाज रिवॉल्व जॉइंट, सेकंड जॉइंट इज आल्सो रिवॉल्व जॉइंट, एंड द थर्ड वन इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट, मींस इसका मोशन लीनियर होने वाला है, ये दोनों का सर्कुलर मोशन होने वाला है, मींस ये रोटेट करने वाले हैं अराउंड द एक्सिस। सो दिस इज स्कारा रोबोट। फुल फॉर्म ऑफ स्कारा इज सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। अभी अगर आप देख पा रहे हो इन स्कारा रोबोट, कार्टेशियन रोबोट में भी 3 एक्सिस हम देख पा रहे हैं कि एवरी एक्सिस इज प्रिज्मेटिक, लीनियर मोशन उसका हो रहा है, एंड इन स्कारा देयर आर आल्सो 3 एक्सिस। ये चीज हमने डेफिनेशन में देखी थी। हमारा जो रोबोट रहने वाला है उसको मिनिमम 3 एक्सिस रहनी चाहिए। सो दिस इज हाउ मिनिमम 3 एक्सिस होने के बाद ऐसा हमें उसका मोशन मिलने वाला है, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट। दिस इज नॉट अ रूल कि हमेशा 3 एक्सिस ही रहने वाले हैं, स्कारा को 3 ही एक्सिस रहने वाले, या फिर कार्टेशियन को सिर्फ 3 एक्सिस रहने वाले, वो भी एक्स वाई जेड में लीनियर। अगर मेरा एप्लीकेशन ऐसा है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट को पिक करना है, उसका ओरिएंटेशन चेंज करके उसको रखना है, सो एंड इफेक्टर को मैं और 2 एक्सिस लगा सकता हूँ जिसका मोशन ऊपर नीचे होगा और रिवॉल्व जॉइंट भी होगा, लेकिन द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर विल बी सेम, कि ये कार्टेशियन रोबोट ही उसको हम बुलाएंगे। लेकिन यस डेफिनेटली हम उसको एक्स्ट्रा एक्सिस लगाकर ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, मींस डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। इसमें हम एक्सिस बढ़ा सकते हैं, उसके टाइप्स भी बढ़ा सकते हैं, मींस वो एक्सिस हम लीनियर भी कर सकते हैं, रोटरी भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये रहनी ही चाहिए। सो यस, दिस इज स्कारा रोबोट। स्कारा रोबोट में अगर आप देख रहे हो ये दोनों जो रोटरी जॉइंट्स है, these are parallel to each other, means same ही इनके जो एक्सिस है, अराउंड which they are rotating, these are parallel to each other, ये perpendicular नहीं, these are parallel, means इनका रोटेशन जो है वो एक ही प्लेन में हो रहा है, राइट? मीन्स ये भी ऐसे ही रोटेट होने वाला है इस प्लेन में, ये भी इसी प्लेन में रोटेट होने वाला है, एंड उसका जो लीनियर मोशन है दिस इज गोइंग टू बी at 90 degree to this, means perpendicular to this. So this is structure of SCARA robot. इसको सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस इसलिए भी बोला जाता है SCARA रोबोट को, ताकि यहाँ पे लीनियर मोशन होता है ना, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा भी थोड़ा सा मोशन हो सके इसका। सो डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट का लोकेशन
while performing the application we get that much flexibility, वो काफ़ी कम होता है, it is even in microns and बहुत ही कम 0.5 mm तक रहता है कॉम्प्लेंस, लेकिन यस ये थोड़ा सा ऐसा भी मूव हो सकता है यहाँ पे। और अभी इंडस्ट्री में स्कारा को 4th या 5th एक्सेस भी दिया जाता है टू परफॉर्म द असेंबली एप्लीकेशन या फिर पिक एंड प्लेस में ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए। आफ्टर the parallel robot, SCARA has the highest speed after the parallel robots, so these are quite fast. इसका पेलोड कैपेसिटी ऑफ कोर्स कार्टेशियन से बहुत कम होता है, लेकिन पैरेलल रोबोट से ज़्यादा रहता है। सो यस, एंड इसके एप्लीकेशंस क्या रहेंगे फिर? SCARA robots are widely used in pick and place application, even in assembly operations, means assembly application of then application of machine tools. Advantages क्या है? Yes, these are high speed robots. इसकी रिपीटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, पेलोड भी पैरेलल से ज़्यादा रहता है, कार्टेशियन से कम रहता है। और यस ऑफ कोर्स, इवन दो जैसे हमने देखा था कि कार्टेशियन में अगर मेरा वर्क स्पेस इतना है तो लिंकेजेस भी उतने ही रहने वाली है, लेकिन स्कारा का जो वर्क स्पेस रहने वाला है वो ऐसा सर्कुलर रहने वाला है। सो पूरा वर्क स्पेस में इसके लिंकेजेस फैले हुए नहीं है जैसे कार्टेशियन में रहते हैं। सो यस, इट कैन मूव, यहाँ पे भी मूव हो सकता है, इसके बैकवर्ड भी जा सकता है, फ्रंट में भी आ सकता है। इन केस ऑफ दिस, इसका जो वर्किंग स्पेस है वो सिर्फ इन फ्रंटियर साइड में रहने वाला है, इसके फ्रंट साइड में ही रहने वाला है, लेकिन इसका रिवॉल्यूट जॉइंट होने की वजह से पीछे भी ये वर्क करने वाला है, आगे भी रहने वाला है। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी इसका वर्क स्पेस कैसे रहने वाला है, फिर उसमें आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। इसका सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि इन लिमिटेड एप्लीकेशन ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि स्कारा रोबोट इज यूज वाइडली यूज इन पिक एंड प्लेस एंड असेंबली एप्लीकेशंस, सो दिस असेंबली इज गोइंग टू बी मोस्टली इन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। स्कारा रोबोट जो है असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो मदरबोर्ड होता है हमारे लैपटॉप्स का या फिर सीपीयू में जो मदरबोर्ड्स रहते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें लगाई जाती है। सो दिस असेंबली इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस स्कारा रोबोट। इवन इन मोबाइल एप्लीकेशंस also, means manufacturing of mobile, SCARA robots are widely used. Then our next configuration is cylindrical robots. इसमें भी आप देख पा रहे हो, there are 3 joints, right? The one is circular and other 2 are linear joints. सिलिंड्रिकल और स्कारा दोनों में 3 ही जॉइंट्स है, आप देख रहे हो। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें 2 रोटरी जॉइंट है, एक लीनियर जॉइंट है, और सिलिंड्रिकल रोबोट्स में एक रोटरी जॉइंट है और 2 लीनियर जॉइंट्स रहने वाले। सो इसके वर्क स्पेस में इवन वी चेंज द इसके जॉइंट्स अगर हम चेंज करते हैं तो इसके वर्क स्पेस में डिफरेंस आने वाला है, राइट? सो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे ये स्लाइड आने के बाद कि ये जो वर्क स्पेस है इनका, तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं। सो वहाँ पे ये चीज़ पूरी रिवाइज होने वाली है फिर से। फिलहाल हम ये देखते हैं कि सिलिंड्रिकल रोबोट में ये हाउ इट वर्क्स। आई गेस हम यहाँ पे रुकते हैं, ओनली 2 minutes आर रिमेनिंग। सो हम कल सिलिंड्रिकल रोबोट से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो अभी।